थोड़ी देर में इस मीटिंग की और जानकारी आपको दूंगा। मनोज सिंह काका, मनोज, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मानक जी, आपने अपने सवाल के शुरुआती संदर्भों में बार बार ये बात कहा है कि अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। अगर इंडिया अलायंस कोई निर्णय लेता है तो सभी पक्षों का, जितने भी उसमें पक्षकार हैं, जितने भी दल हैं, वो सभी के सहमति से निर्णय लिया जाएगा, और निर्णय लिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी को कहीं कोई दिक्कत क्या है। लेकिन जब आपने शुरुआती संदर्भ में ही कह दिया कि कहीं कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कहीं कोई जब औपचारिक घोषणा होगी किसी व्यक्ति की होगी पूरे अलायंस में, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इंडिया अलायंस की सिर्फ एक व्यक्ति की तानाशाही चलेगी जहां कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के कोई मायने का ध्यान नहीं रखा जाए। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें सारे लोग भाग ले रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है, अरे इस देश को सबसे ज्यादा बेवकूफ उसने बनाया जिसने 2 करोड़ रोजगार का नाम लेकर के और 7 सालों में केवल 7 लाख रोजगार दिया, उसने बेवकूफ बनाया। अच्छे दिन के नाम पर 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, उसने बेवकूफ बनाया। जो देश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कर दिया, उसने बेवकूफ बनाया। जो इस देश में दलितों पिछड़ों को शासकीय और शैक्षणिक व्यवस्थाओं से दरकिनार लगा रहा है, उन्हें एक तरफ कर रहा है। इसी उत्तर प्रदेश की हालात का, उत्तर प्रदेश के सड़कों का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल है और पूरे देश के किसानों का क्या हाल है। जिस देश में 700 किसान शहीद हो गए, किसने बेवकूफ बनाया? ये सवाल है। और जो भी कोई औपचारिक घोषणा होगी सारे दलों की सहमति से होगी। ठीक है, अच्छा ये तो बता दीजिए, आज सुनते हैं कि आज सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं से अखिलेश जी मिल रहे थे। क्या कहा अखिलेश जी ने, क्या तय हुआ है? अखिलेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी जो हमेशा कहते हैं वही आज भी कहा उन्होंने। वो हमेशा विकासात्मक, लोकतांत्रिक और जो संवैधानिक समाजवाद है उसके पक्षधर हैं। और उन्हीं अखिलेश यादव जी के विमर्श से पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। उन्होंने तो जो सदन में कहा वही हर जगह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी कि मंडल कमीशन की 42 रिपोर्ट कब लागू होगी। 9 साल के प्रधानमंत्री हैं इस देश में, जिन्होंने एक इस देश में प्रेस नहीं कर पाए, उनसे ये सवाल है। और उनका चारण गान करने वाले इस प्रवक्ता से सीट शेयरिंग कहां तक पहुंची है बातचीत? रिपोर्ट कब लागू होगी? सीट शेयरिंग की बातचीत कहां तक पहुंची है, ये तो बता सकते हैं? ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा और समय आने पे बताया जाएगा। जो लोग इस देश के लोगों से 1-1 रुपया और हजारों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लेते हैं, अपने चंदे का हिसाब नहीं देते हैं, वो दूसरे का सीट शेयरिंग जानना चाह रहे हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा? रामविलास पासवान जी के सुपुत्र लड़ेंगे कि उनके चाचा लड़ेंगे? बताएंगे। इनसे मैं पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश, आप बताओ मेरे से कौन लड़ेगा, चंदौली से कौन लड़ेगा? बताओ। समझाए कि ऐसे के बोर्ड लेकर आ जाता है, हमें नहीं पता। बताएंगे, पहले सवाल पूरा कर लीजिए, बताएंगे। नकली हो, तुम्हारे जैसे लोग रोज बदलते रहते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी को कुछ सिखाना चाहिए था या नहीं सिखाना चाहिए था? प्रवक्ताओं को कम से कम थोड़ी तहजीब जरूर सिखानी चाहिए थी। सवाल पूछ रहा हूं, मनोज काका को टीवी में सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो। अबे जवाब दो, बुनियादी सवालों का जवाब दो। गलत कहा गया। मैंने जो पूछा बुनियादी सवाल आप बताओ कि क्या उत्तर प्रदेश में कहां से कौन लड़ेगा, ये तय हो गया है? आप जी अभी रिसेंटली चुनाव में जो लोग अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए, हर जगह आपके पास बस एक सिक्का बचा है, एक तानाशाह बचा है, उसी के नाम पे ओके, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास प्रक्रिया है क्या तुम्हारे यहाँ? बताइए। और जो मैं पूछ रहा था ना वही है शिवम बात, कि आपने खुद क्या अपने सीट शेयरिंग तय कर ली है क्या, जो आप पूछ रहे हैं? ये आयरनी है जो मैं बता रहा हूं। मैं मानता हूं न्यूज़ 24 के दर्शक थोड़ा गौर से सुने। राजीव जी आ रहा हूं, उसके बाद इन्होंने कहा ना, राजीव जी आ रहा हूं, इन्होंने कहा कि हमें पता है कि नहीं पता कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। हमें ये नहीं पता कि कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ये गारंटी है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे इंडिया अलायंस वाले, जैसे आप लड़ रहे हो। दिन रात जो लठ बजा रहे हैं ना आपस में और सड़क पर आ जाते हो लड़ते लड़ते, ये नहीं होगा इंडिया में। इस बात की गारंटी है, मैं अभी आपको कहकर जा रहा हूं। इस बात की गारंटी है। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। ये कौन है? ये तानाशाही नहीं चलेगी बीजेपी का, जैसा एक ही आदमी ये वो अलाना फलाना। मुलायम सिंह जी के बाद 1994 से अखिलेश यादव और परिवार से बाहर आज तक जीवन में गए नहीं। तानाशाही का आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। कमाल की बात है। दूसरा किसने लगा? ओहो, हमारे वो सांसद महोदय बीएसपी से हैं, लेकिन बीएसपी की बात नहीं रखते, वो निजी तौर पर अपनी बात रखते हैं और हमारे हर्षवर्धन जी पर जबरदस्ती बीजेपी का वो लगाते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं विश्लेषक में भी, यहां सांसद होकर भी बीएसपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, भगवान जाने, वो हम पर लगा रहे हैं। पूरा जीवन चला गया और काशीराम जी की विचारधारा और तमाम तरह की बातें आप करते हैं, लेकिन आखिरकार आज बहन कुमारी मायावती जी को भी आकाश जी ही याद आए। आप मत बताइए तानाशाही क्या होती है। और कांग्रेस
नेहरू, इंदिरा, राजीव, उसके बाद सोनिया, राहुल जी, तमाम एक परिवार से बाहर निकला नहीं जाता, तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, और फिर अंत में कौन थे? और हाँ, आरजेडी, वो जेडीयू, उनका तो इतिहास ही निराला है। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, फिर नीतीश कुमार, फिर उसके बाद ललन सिंह, आरसीपी सिंह, फिर नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार। एक व्यक्ति से बाहर आप जा नहीं पाते हो, और न्यूज चैनल पर इतना बड़ा बड़ा तानाशाही रवैया, ऐसा रवैया, वैसा रवैया। प्लीज, अगर शांति से एक परिवार में बैठकर सीट डिस्कशन हो जाए तो इसको तानाशाही नहीं कहते, इसको डेकोरम कहते हैं, इसको अनुशासन कहते हैं। और जो दिन रात लड़कर सड़क पर होते हैं ना, उनको अनुशासन का मतलब नहीं पता होता। अब हम क्या करें जब आपकी सीट शेयरिंग हो ही नहीं रही, अध्यक्ष पद डिसाइड हो ही नहीं रहा, संयोजक पद डिसाइड हो ही नहीं रहा, पीएम पद डिसाइड हो ही नहीं रहा। हमारा हाउस जो है, हमारा परिवार जो है, बिल्कुल सही है, अनुशासन में है, और हर तरह का डिस्कशन होता है। अब चाहते हैं कि आपकी तरह हम भी सड़क पर आकर लड़े, तो वो ओके, राजीव रंजन जवाब दे रहे हैं आपका। हाँ राजीव जी, बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सबसे पहले शिवम त्यागी, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और विमर्श की मर्यादा का ख्याल रखिएगा। मेरे संबोधन में आप इंटरप्ट नहीं करिएगा, पहली बात। सबसे पहले, आप राजनीति के क्षेत्र के नवजात शिशु हैं, और आपने बेचारा शब्द का प्रयोग अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं के लिए किया। आपकी शैली, आपको मुबारक हो, और आपके रास्ते, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर चलते जाइए। आपके लोकतंत्र की परिभाषा अद्भुत है। हमारी बातें सार्वजनिक हो रही हैं, आपकी बातें बंद कमरे में हो रही हैं। किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। मुद्दों के सवाल पर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं, कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार जी, उनका तो कोई आधार नहीं बचा है। अरे, चुनाव पैमाना होता है, जनादेश पैमाना होता है। 20 साल से जिस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार रहे, उसी गठबंधन को जनता ने चुना है, और आगे भी उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता तय करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बिहार में कितनी सीटें जीतते हैं, और विधानसभा में आपको कितनी सर्वनाक पराजय की ओर धकेलते हैं। और मुझे विश्वास है, बिहार में 40 सीटें और विधानसभा की जो 243 सीटें हैं, इन पर आपको करारी शिकस्त देने के लिए हमको बाहर से लोगों को लाने की जरूरत नहीं होगी। परिवारवाद पर लंबा भाषण, और अकेले बिहार में 3 परिवारवादी दलों के साथ इनका रिश्ता है। एक जीतन राम मांझी जी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, और पशुपति पारस। ये क्या बात करेंगे? ओके, क्या बात करेंगे? ये भ्रष्टाचार पार्टी के नेतृत्व में के शिखर पर बैठे हुए येदियुरप्पा से लेकर तमाम लोग बैठे हुए, वो पार्टी क्या भ्रष्टाचार पर बात करेगी? छोटा सा जवाब शिवम त्यागी, परिवार से मैं क्विक रिस्पांस। हाँ, बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात, मेरा बेचारा सुनने के लिए आपने अपना जो कानों की शक्ति है उसको बढ़ाया, लेकिन दूसरे जब तुमसे, उससे, इससे, ऐसे वैसे बोलते हैं तो आपको नहीं नजर आता। हाँ, मैं नवजात शिशु हूं, उम्र से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी और कुछ आप तय नहीं करेंगे, क्योंकि 55 साल वालों का भी क्या हाल है इस देश में, इस देश ने देखा है। अब उम्र मेरी में 1 साल में 2 साल काउंट नहीं कर सकता, लेकिन बाकी क्षमताओं पर आप, मुझे लगता है कि बहुत लोगों से आप मेजर करेंगे तो आप सवाल लेंगे। दूसरा, अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं। मैंने परिवारवाद नहीं कहा था, मैंने आपकी तानाशाही का जवाब दिया था। हर अध्यक्ष को उतारकर नीतीश कुमार जी बन जाते हैं, उसे कहते हैं तानाशाही। एक ही पार्टी में एक ही आदमी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जितने भी बाकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी बनाई, या तो वो बाहर चले गए या फिर उनका क्या हाल किया आप याद करिए। तो मैं सिर्फ उस पर कह रहा था। रही बात परिवारवाद की, मैं फिर से कहना चाहता हूं, परिवारवाद का अर्थ है कि हमारे जो जेडीयू के प्रवक्ता इस समय मेरे सामने बैठे हैं, अगर उनके परिवार में जिनके रथ के सारथी थे मोदी जी, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। आडवाणी जी ने उनको 2000 दंगों के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री बनाए रखा, उनके साथ आपने क्या किया? ये भी उम्र का तकाजा है। इट्स ओके। जसवंत सिंह के लिए आपने क्या किया? ये भी देश ने देखा। अब बोलने तो दीजिए, आप ही ने कहा था भाई, कम से कम उम्र का सीनियर होने के नाते आपको उतना तो रखना ही चाहिए। अब मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। परिवारवाद पर फिर से मैं कहना चाहता हूं, परिवारवाद का अर्थ है कि शिवम त्यागी का बेटा पैदा होते ही उसकी कुर्सी की गारंटी हो जाए कि वही ही प्रवक्ता बनेगा। सिर्फ यही परिवारवाद है। बाकी एंकर का बेटा एंकर, नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि परिवार में माहौल यही रहता है। बस कुर्सी फिक्स नहीं होनी चाहिए, और जब कुर्सी फिक्स हो जाती है वही परिवारवाद होता है, और वही आपकी पार्टियों में है। और बाकी जो पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो हमारे अलाय है भाई, हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी विचारधारा से होते 100% हमारे साथ होते भाई,
फिर वो हमारी पार्टी का हिस्सा होते। लेकिन अगर वो हमारे गठबंधन में कुछ विषयों पर लेकर उनका एक विषय जो है वो हो सकता है। राजीव जी छोटा सा जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं उसके बाद। बोलिए राजीव जी। की बात मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए येदियुरप्पा के पुत्र को कर्नाटक की आपने सदारत कैसे दी? अनेक ऐसे फैसले हैं। एक परिवार विजया राजे सिंधिया, दोनों बेटियां मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में तो अभी बताया, आपने सुना ही नहीं। उनके पुत्र क्योंकि आपके दल, आपके कैबिनेट के मंत्री, मैंने खुद ही कहा आपको। और वसुंधरा राजे परिवार से नेता बनेगा व्यक्ति, लेकिन सिर्फ वही बनेगा तो परिवारवाद। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाइए। परिवारवाद पर बहस खूब हो गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए हर्षवर्धन जी। अच्छा चलिए, ये अच्छा है, कभी खुद को भी म्यूट करना चाहिए। हाँ। हाँ। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज ये कह रहा था, बहस अच्छी चल रही है, चले, प्रवक्ता लोगों के बीच में बहस हो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन तथ्य थोड़ा दुरुस्त करें, इसके लिए हम लोगों को भी आना पड़ता है। राजीव रंजन जी ने कहा कि जब जिस गठबंधन में नीतीश जी रहे वही जीतता है। 2014 का लोकसभा चुनाव भूल गए। नीतीश कुमार जी कहां थे? 2 सीट शायद आई थी लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आई थी पूर्ण बहुमत। तो मुझे लगता है कि जब किसी पार्टी की तरफ से आप पक्ष रखते हैं तो अच्छा होता है। भाई, आपका काम ही है प्रवक्ता के तौर पर अपनी पार्टी की बात करना। और नीतीश जी के लिए तो मैंने कहा ही कि वो अच्छा चेहरा हो सकते थे, उन्हीं को बनाना चाहिए था। क्यों गठबंधन ने उनको क्यों इस तरह से हाशिए पर कर रखा है, अपमानित कर रखा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं वही जीतता है। नहीं, विधानसभा में यही हुआ है। हर्षवर्धन जी, राजीव जी कह रहे थे विधानसभा चुनाव में जहां नीतीश थे वही गठबंधन जीता है, और ये सच है। देख लीजिए, लोकसभा में बीजेपी के साथ जीते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक बात है। ये तो देखिए, अब 105 से 42 पे आ गए, यही भ्रम पाले पाले। तो अभी एक चुनाव के बाद 25 में क्या होगा? लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव होना है ना, अभी तो विधानसभा चुनाव होना नहीं। ठीक है, लोकसभा चुनाव होना है। ओके, ऑल राइट। श्याम जी, मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था, तब शायद आपको आवाज नहीं मिली थी। खरगे जी के नाम पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे यह पूछ रहा था, देश का सबसे बड़ा दलित नेता आप किसको मानते हैं? सबसे बड़ा दलित नेता आप किसको मानते हैं? देखिए, ये सवाल जो है आपका बहुत, ये अब अगर मैं ऐसे कहूँगा, वर्ड यूज़ करूँगा, तो आप उस पर कहेंगे ये सवाल बहुत सातिराना है। आप क्या, मैं कहूँगी आप सबसे बड़ा बनिया नेता किसको मानते हैं, सबसे बड़ा पंडित नेता किसको मानते हैं, सबसे बड़ा ठाकुर नेता किसको मानते हैं? ये इस तरह का सवाल, देखिए आप हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह का सवाल नहीं पूछते। आप सबसे ज्यादा ब्राह्मण नेता कौन सबसे बड़ा है बताइए हिंदुस्तान में? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपकी तो बहुत बड़ी जान पहचान है, बहुत दायरा है, बताइए आप इसी बात पर। ये सवाल इसलिए पूछा गया, शाम जी, ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि के बाद एक कुर्सी और इधर उधर होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये बड़ी परेशानी होती जा रही है। नहीं श्याम जी, ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि बहन जी और बीएसपी के नेता खुद ये कहते हैं कि बहन जी सबसे बड़ी दलित नेता है इस देश की, कांशीराम के बाद, खुद कहते हैं, इसलिए मैंने पूछा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन जी बहुत बड़ी दलितों की नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। और मान्यवर कांशीराम के बाद अगर दलितों का परचम, दलितों का झंडा कोई लेके चल रहा है तो मेरी समझ से वो बहन जी ही। ओके, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? हर्षवर्धन जी, हर्षप्रीत के पास जाऊंगा इसके बाद, फिर आ रहा हूं, मनोज आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी देखिए, श्याम जी पूछ रहे थे तो मैं उनको कहूंगा, देखिए मेरी नजर में तो आज की तारीख में मायावती से बड़ा दलित नेता कोई नहीं, स्पष्ट तौर पर बताऊं। और इस वजह से नहीं कि वो बहुजन समाज पार्टी की नेता है, इस वजह से भी नहीं कि वो सिर्फ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का आधार पूरे देश में है। कांशीराम जी ने जो एक कहें कि अभियान, मूवमेंट चलाया था, उसको मायावती ने उस अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन यह सवाल इसलिए श्याम जी बनता है क्योंकि सचमुच मायावती जी भी कई बार कहती हैं, और दलित राजनीति, जैसे
कोई अगर कहे कि यादव नेता कौन सा सबसे बड़ा, आपने कहा ब्राह्मण नेता कौन है, आज की तारीख में कोई ब्राह्मण नेता ऐसा क्लेम कर रहा हो, ब्राह्मणों की कोई ऐसी राजनीति आपको दिख रही हो तो मुझे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो वो नेता के तौर पर माने जाते थे, वीपी सिंह जब थे तो वो नेता के तौर पर माने जाते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव में कभी तय नहीं हो पाया कि बड़ा नेता कौन है। कोई कहता है मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने से लालू जी ने गड़बड़ा दिया, और 2015 के विधानसभा चुनाव में मैं घूम रहा था, जो पटना वाली सीट है जहां मीसा भारती रामकृपाल वाली, तो वहां एक समाजवादी पार्टी का झंडा लिए एक टाटा सूमो घूम रही थी, देखा पेड़ के नीचे वो जाके लगा के सो गया। हमने उससे पूछा भैया प्रचार तुम भी कुछ करोगे, तो कहा कुछ नहीं, वो मुलायम सिंह जी को लगता है कि थोड़ा रहे तो ठीक है, उनको बिहार में कोई यादव नेता नहीं मानता। तो है क्या ना कि इस तरह के सवाल आते हैं राजनीति में और ये पूछे भी जाएंगे। नहीं ठीक है अर्शप्रीत, अब बहन जी इतनी बड़ी दलित नेता हैं और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है उनका आधार है, ऐसा तो नहीं है कि खड़गे जी को अगर आपने इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया, बहन जी नाराज हो जाएं? जो रास्ता खुला हुआ है उनका इंडिया गठबंधन में आने का, वो रास्ता कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसा है, इंडिया गठबंधन में पार्टीज और लीडर्स इस वजह से शामिल होते हैं क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। एनडीए को इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि वहां पे डंडा तंत्र और भय तंत्र है। और उसका बड़ा अच्छा उदाहरण, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारी अलायंस में इंडिया में तो 28 पार्टी कलेक्टिवली फैसला लेती है, लेकिन एनडीए में 2.5 लोग लेते हैं फैसला। दूसरी बात, ये कह रहे फैसला नहीं आया जी, जवाब नहीं आया। जवाब तो इनसे नहीं आया कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी, जवाब इनके पास नहीं है कि कितनों के पास एक एमपी है, ये बता दीजिए आपके एलायंस के पास। इनसे ये पूछिए कि कितनी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जवाब इनके पास से नहीं आएगा, और जवाब ना इन्होंने पहले कभी दिया है। दूसरी बात देखिए, जहां तक बात है एनडीए की, जो अपने फाउंडर जिन्होंने बनाया एनडीए, अडवाणी साहब को इज्जत ही नहीं दे सकी, अपने एलायंस को क्या इज्जत देगी वो। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब आपका जो फैसला है वो नहीं आता, आपका जवाब है वो नहीं आता है। मोदी साहब का जवाब और फैसला नहीं आया था मणिपुर पे जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी 79 दिनों के लिए, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने क्रिमिनल को एंडोर्स किया था जिसकी वजह से लोकतंत्र पे हमला हुआ, ना फैसला आया, ना जवाब आया, ना एफआईआर हुई, ना कार्रवाई हुई, ना अरेस्ट हुई, और ना ही उनसे कोई इंटेरोगेशन की गई। फिर उसके बाद साहब ये बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, इन फाइटिंग। मैं इनको उदाहरण देता हूँ। शिवसेना के लीडर है एकनाथ शिंदे साहब, वो कह रहे हैं कि हम सीनियर एलाय हैं एनडीए के, एकनाथ शिंदे जी कहते हैं। फिर शिवसेना के एक एमपी हैं गजानन कीर्तिकर जी, वो कह रहे हैं हम एनडीए का हिस्सा तो हैं लेकिन हमें अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ बोलती नहीं है। मोदी साहब ये कह रहे हैं, इनसे जब पूछा गया, मोदी साहब मीटिंग करते हैं, हमारी बंद कमरों में मीटिंग्स होती हैं, हम आपको सब कुछ बता देते हैं। अरे साहब मीटिंग कब हुई, ना तो मीडिया को पता है, ना आपके एलाइज को पता है, और ना आपको खुद को पता है। ये हवाई बातें करना बंद कर दीजिए। अच्छा ओके अर्शप्रीत, लास्ट चीज, परिवारवाद पे लेक्चर देने से पहले मैंने कहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कौन है जरा पता कर लीजिए आपकी पार्टी में, अनुराग ठाकुर जी कौन है पता कर लीजिए, जय शाह साहब कौन है, अमित शाह साहब के बेटे पता कर लीजिए, फिर ये ज्ञान बांटा कीजिए डिबेट पे आकर के। ओके अर्शप्रीत, मैं बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, आज की बैठक में क्या हुआ मत बताइए, आपको पता भी हो तो मैं समझ सकता हूं, आप नहीं बताएंगे, पर क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को या कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन का नेतृत्व लेना चाहिए क्या? इतना तो आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लीडरशिप सबसे बड़ी पार्टी के पास ही होनी चाहिए। देखिए इसका सिंपल और सरल जवाब है, जो 28 पार्टीज कलेक्टिवली फैसला लेंगी वो होगा, एनडीए में जो 2.5 लोग फैसला लेंगे वो होगा। दैट्स इट सर। मनोज सिंह काका, ऑलराइट। मनोज, नीतीश कुमार के नाम पर कोई दिक्कत तो नहीं है कन्वीनर बने तो? खबर ये आ रही है ममता बनर्जी नाराज थी नीतीश के नाम। देखिए समाजवादी पार्टी को कोई औपचारिक घोषणा जो सबके सहमति से, जो बृहद संवाद में, जो स्वस्थ संवाद में फैसला लिया जाएगा, अब उस पर समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को, और उस तथ्य से मैं समझता हूं कि सभी साथी वाकिफ होंगे, जो सत्ता के मद में इतने चूर हैं, उनके लिए बस ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी उस दिन देश के सत्ता से बेदखल हो जाएगी। और सत्ता के मद में इतना चूर मत रहिए। वो एक शेर है ना कि जो आज साहिदे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है, यहाँ के मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जो एक तरह का तानाशाही चलाया जा रहा है, यहाँ तो कम से कम संवाद हो रहा है, वहां तो संवादहीनता है, वहां किसी की हैसियत नहीं है कि एक सवाल पूछ पाए। बात ऐसी है,
हम मानते हैं अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंशज। तो बाप का हिंदुस्तान तो है, श्री राम का हिंदुस्तान तो है भाई। अगर आपको बुरा लगे या नहीं, अब आपको अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या आप तय कर लीजिए। तो हिंदुस्तान तो है। ये कहावतें वावतें शेर वेर छोड़ दीजिए, इनका कोई लाभ नहीं है। दूसरा, एक कहा गया कि भाई हमारी जो पार्टी है उसमें 28 दल तय करते हैं, बीजेपी में 2.5 लोग तय करते हैं। अभी तो मीडिया को भी नहीं पता कब मीटिंग पता चली। मैं एक गौरवान्वित कार्यकर्ता होने के नाते बता देता हूं कि इस देश की मीडिया को तो यह भी पता नहीं चल पाता है कभी कभी कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन होने वाला है इस देश में, राज्यों का, या कौन होने वाला है, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होने वाला है। दोस्त, ये विषय सीक्रेसी का, बैठकर शांति से संवाद करने का है। सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे को लात घूसे मारना लोकतंत्र नहीं है। अखिलेश यादव का यह कहना कि बहुत बदतमीज, बहुत तेज पार्टी है ये कांग्रेस, बिल्कुल अगर हमें पता होता है कि विधानसभा का गठबंधन नहीं है तो हम लोकसभा के लिए बिल्कुल ना करते। ये कैसे लोकतंत्र हो सकता है भाई? प्रताप बाजवा कह रहे हैं हम 14 सीटों पर लड़ेंगे, ये कैसे लोकतंत्र हो सकता है भाई? टाइम खत्म हो गया मेरे पास, टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, इस गर्मा गर्म दिलचस्प बहस के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड